नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसकी हमने पहली यूनिट ली है, भाषा की प्रकृति एवं और कार्य। तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एक ट्रेनी को आना चाहिए लैंग्वेज के बारे में। ये हेल्पफुल होगा बीएड के लिए या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम, टेट, सी टेट वगैरह, यूपी टेट, जे टेट, सारे टेट्स में ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो जैसे इसमें हम भाषा की परिभाषा और अर्थ को समझेंगे कि क्या होती है भाषा की परिभाषा। जैसे विचारों की अभिव्यक्ति, संप्रेषण का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। भाषा की प्रकृति कैसी होती है, ये अर्जित संपत्ति होती है, ये सामाजिक प्रक्रिया होती है, जितना बातें करेंगे उतना आएगा। समय के साथ भाषा बदलती रहती है, भाषा में कई सारी शैलियाँ भी होती हैं और भाषा को प्रतीकात्मक भी भाषा होता है, उसको लिखा भी जा सकता है। भाषा के कार्य होते हैं जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान, सोचने की तर्क शक्ति, ये सब भावनाओं का प्रकट। जब भाषा है तभी हम अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व, जैसे भाषा के ही थ्रू हम गणित का, विज्ञान का, इतिहास का, सभी विषयों का ज्ञान लेते हैं। एक अध्यापक को भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अध्यापक की भाषा जो होती है कक्षा में किस प्रकार होनी चाहिए। कक्षा में भाषा और अधिगम यानी मौखिक भाषा भी होती है और लिखित भाषा भी होती है, वो कैसे होती है, इस प्रकार इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमें समझनी है जिसे हम समझ रहे हैं आगे। ठीक है, पहली यूनिट है आपकी भाषा की प्रकृति और क्या कार्य। भाषा की कैसा नेचर है और उसका कार्य कैसा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाषा की का अर्थ समझते हैं और उसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, मतलब अपने थॉट्स, भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को और अनुभवों, अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के सामने व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। कि मतलब लैंग्वेज वो मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने विचार, भाव और अनुभव सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, बांटते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, भाषा भाषा की जो परिभाषा है ये स्वीट नदी के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। इनके अनुसार जो मौखिक भाषा होती है यानी जो ध्वनि के साथ शब्द आते हैं और उनसे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं वही भाषा है। और इसका महत्व शिक्षा के क्षेत्र में भाषा केवल एक विषय नहीं है बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का एक उपकरण है, टूल माना है। भाषा को एक टूल माना गया है। इसका महत्व अगर पूछे तो क्या, कि शिक्षा के क्षेत्र में भाषा एक विषय ही नहीं है, यह एक उपकरण है किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने का, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो। सभी विषयों को समझने के लिए भाषा जो है एक टूल का काम करती है, उपकरण का काम करती है। अब मीनिंग और इसका डिफिनीशन तो समझ आ गया होगा। भाषा की प्रकृति हम बहुत ही शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, बस हम एक बार देख रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या है जो हमें आना चाहिए। भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज, की भाषा की प्रकृति अगर पूछा जाए, खैर भाषा के बारे में हम सभी जानते हैं, पर जब भाषा की प्रकृति पूछी जाए तो भाषा की प्रकृति में क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो हमें मेंशन करने चाहिए, वो यहाँ पे दिया गया है और वो सभी ट्रेनिंग को आना चाहिए। परीक्षा में अक्सर भाषा की विशेषताओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी मुख्य प्रकृति निम्नलिखित है: अर्जित संपत्ति, सामाजिक प्रक्रिया, परिवर्तनशील, प्रतीकात्मक ढांचा, मानक रूप। ये सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसके गुण हैं। भाषा पैतृक नहीं होती, इसे समाज में रहकर सीखा जाता है। जैसे पैतृक घर होता है, हम घर में पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, अब घर में बड़े हैं तो वो घर हमारा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है भाषा के साथ। भाषा अगर आप समाज में जाते हो, जिस प्रकार के समाज में जाते हो उस तरीके की भाषा सीखते हो। आपके घर में हिंदी बोली जाती है, पर आप जहाँ पढ़ने जाते हो या जहाँ जॉब करते हैं वहाँ सब इंग्लिश में बात करते हैं या अदर लैंग्वेज में बात करते हो, तो आप वहाँ की भाषा बोलने लग जाते हो। तो भाषा जो है वो समाज में रहकर सीखा जाता है, ये अर्जित संपत्ति नहीं होती। मतलब अर्जित संपत्ति होती है, इसको अर्जित किया जाता है, पैतृक संपत्ति नहीं होती, सॉरी। सामाजिक प्रक्रिया, भाषा का विकास समाज के बीच अंतःक्रिया, इंटरेक्शन से होता है। मतलब जितना हम समाज में इंटरेक्शन करेंगे, जितनी बातचीत करेंगे, उतनी अच्छी हमारी भाषा, उतनी अच्छी परिमार्जित हमारी भाषा होती चली जाएगी। ठीक है, परिवर्तनशील, भाषा स्थिर नहीं है। जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग में बात की जाती थी भाषा की, क्या वो अब करी जाती है? आज से 400-500 साल पहले का ले लो, जिस प्रकार राजा लोग बातें करते थे, क्या हम लोग वैसे ही बात करते हैं? नहीं करते हैं। वो शुद्ध हिंदी में करते थे, हम तो हिंदी में भी मिलावट करके बातें करते हैं। और आजकल की तो नई नई स्लैंग्स आती है जिसमें अलग अलग तरीके के वर्ड्स आते हैं, 6 7 7 × 7 49। तो वो तो भाषा तो परिवर्तित होती ही है, ये तो सभी मानते हैं। जैसा आप बोलते हैं वैसे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे वैसे नहीं बोलते हैं। हम बड़ों से आप करके बोलते हैं, हो सकता है आने वाली जनरेशन कुछ और बोले। हमसे पहले हमारे माता पिता अपने माता पिता को माता जी, अम्मा कहते थे, हम सभी मम्मी कहते हैं। अब हमारे जनरेशन के बाद वाले मॉम, मम्मा कुछ भी बोलते हैं, पापा को डैडी, डैडा, वॉट एवर। पर वो भाषा परिवर्तनशील है। यहीं से अब एक घरेलू उदाहरण से हम समझ सकते हैं।
कि परिवर्तनशील है हमारी भाषा, स्थिर नहीं रहती है, समय और स्थान के साथ इसके रूप बदलते रहते हैं। भाषा तो हमारे देश में इतनी बोलियाँ इतनी बोली जाती है, भाषाएं भी बोली जाती है, तो ये तो है समय और स्थान के साथ बदलती ही रहती है भाषा। ठीक है। प्रतीकात्मक ढांचा, भाषा विभिन्न प्रतीक यानी कि जो ध्वनि शब्द होते हैं, हमारे अक्षर होते हैं, उनकी बात की जाती है। भाषा विभिन्न प्रतीकों का एक व्यवस्थित समूह है। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है, बोलना पहले सीखता है, क ख ग घ बाद में सीखता है ना। तो जो वो प्रतीकात्मक शब्द या अक्षर होते हैं, उनको सीखना उनका क्रम होता है। देखो, बोलने को बच्चा बोल लेता है, लेकिन अगर उसको लिखना होगा तो बिना वो क ख ग घ सीखे, वर्णमाला सीखे, वो हिंदी के शब्द नहीं लिख सकता। तो वही है कि व्यवस्थित समूह होता है, उसका क्रम होता है, उस हिसाब से प्रतीकात्मक ढांचा बनता है भाषा के लिए। मानक रूप, अब अगर देखा जाए प्रतीकात्मक ढांचा भी क्यों ज़रूरी है। एक नेता होता है तो वो भी अगर भाषण देता है ना, तो वो देखो, बहुत लोग होते हैं नहीं देते, जो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे प्रकार के होते हैं, उनकी भाषाई विकास बहुत अच्छे से हुआ रहता है, तो वो नहीं देखते। पर कुछ लोग होते हैं, जैसे कितने भी बड़े नेता, अगर उनको भाषण देने जाना है तो 4-5 पेज लेके जाएंगे। संसद भवन में आप देखिए, सभी लोग देख देख के बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतीकात्मक ढांचा लिए रहते हैं, ताकि उनकी भाषा जो है बीच में गड़बड़ ना हो जाए, उनके मुँह से कुछ और ना निकल जाए। तो प्रतीकात्मक ढांचा इसीलिए ज़रूरी है, ताकि हमारी जो भाषा है एकदम परिमार्जित रहे, शुद्ध रहे, उसमें त्रुटियाँ कम रहे, और सामने वाले को कम समय में हम सही चीज़ें डिलीवर कर पाए, सही चीज़ें बोल सके। मानक रूप, हर भाषा का एक व्याकरणिक और मानक ढांचा होता है। मतलब हर लैंग्वेज में एक व्याकरण होता ही है। हिंदी में है, संस्कृत में है, अंग्रेजी में है, उर्दू में है, सभी में एक व्याकरणिक रूप होता है, मानक ढांचा होता है कि पहले कर्ता आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, फिर क्रिया आएगी, फिर अन्य शब्द आएंगे। तो वो जो ढांचा होता है वो हर भाषा में होता है। हर भाषा का अपना व्याकरण है, और हर भाषा के लिए एक मानक ढांचा होता है। ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति में अर्जित संपत्ति है, ये पैतृक संपत्ति नहीं, इसे हम समाज से अर्जित करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया, जितनी ज़्यादा हम समाज में बोलेंगे उतनी अच्छी हमारी भाषा होगी। परिवर्तनशील है, समय और स्थान के साथ ये बदलती रहती है। प्रतीकात्मक ढांचा चाहिए हो, मतलब प्रतीकात्मक ढांचा हमारी भाषा को और परिमार्जित करता है। मानक रूप होता है व्याकरण, और मानक ढांचा सभी भाषाओं में होती है। अब आते हैं भाषा के कार्य। कार्य क्या है भाषा? एक नॉर्मल वे में देखें तो बस अगर हमें कुछ चाहिए तो भी हम बोलेंगे तो क्या करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। तो अपने ज़रूरत के लिए, बात करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भाषा चाहिए। ये बेसिक बात है, सब जानते हैं, पर इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। भाषा शिक्षण और अधिगम में भाषा के कार्य को समझना अनिवार्य है। अब इसके अंदर देखते हैं, ये भाषा के कार्य में 3-4 पॉइंट है, 4 पॉइंट हमारे हैं। अब इसको देखते हैं। संवादात्मक कार्य, संज्ञानात्मक कार्य, अभिव्यक्ति कार्य और सामाजिक नियंत्रण। संवादात्मक कार्य सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना, जैसे न्यूज़ चैनल पे आप देखते हैं ना, संवाददाता से बात करते हैं, मतलब जो संवाद को बताते हैं, बातों को बताते हैं, विचारों को, सूचनाओं को, जो सूचनाएं पहुंचाते हैं, उन्हें संवाददाता कहते हैं। तो ये सूचना और विचार का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है भाषा। संज्ञानात्मक कार्य, कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने, तर्क करने और नई अवधारणाओं को विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप भाषा सीखते हो, फिर उसके बाद कोई चीज़ पढ़ते हो, उसको समझते हो, तो अपने मस्तिष्क में वो चीज़ रखते हो, फिर जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो भाषा के रूप में वो सारे ज्ञान जो आप सीखे रहते हो वो लिख के चले आते हो। जैसे अभी हम अगर ध्यान से इसको सुन रहे हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हम ये चारों पॉइंट मेंशन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे हम अपनी भाषा का प्रयोग भी करेंगे। जैसे अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मैं भाषा का ही प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है। अभिव्यक्ति कार्य, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करने के लिए जो काम, वो एक्सप्रेस करने के वक्त में हमारी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपनी भावनाओं, इच्छाओं, व्यक्तित्व को प्रकट करना। देखो, जो अच्छा बोल सकता है, जिसकी भाषा अच्छी है, वो कार्य को करना उसके लिए आसान हो जाता है। अपनी भावना, अपनी इच्छा और व्यक्तित्व को प्रकट कैसे करते हैं, मतलब हम कैसा महसूस करते हैं। हमें कोई चीज़ अगर क्लास में समझ में आ रही है तो हम कैसे पता चलेगा कि हमें समझ में? जब हमसे अध्यापक पूछेगा और हम बता लेंगे अपनी भाषा के थ्रू सारी चीज़ें, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारी जो भावनाएं, मतलब जो हमारा व्यक्तित्व है, उसमें हमने भाषा को अर्जित किया है और वो सारी चीज़ें हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो अभिव्यक्ति होती है वो भी भाषा के माध्यम से होती है। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण, समाज के नियमों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। अगर हमारे पास रामायण, गीता, महाभारत जैसी पुस्तकें, महापुराण नहीं होते तो क्या हम इतनी सटीक जानकारी तब के घटनाओं के बारे में जान पाते? नहीं जान पाते। तो क्या है? वो संग्रह है, वो एक भाषा में लिखा गया है, और वो संग्रह है जिससे हम अपने समाज में जो हमारे नियम थे, हमारी परंपराएं भी
शास्त्रों में लिखी रहती है हर जगह। तो सामाजिक नियंत्रण के लिए भी भाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नियम परंपराओं को अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाया जाता है। ठीक है, हमने समझ लिया कि भाषा के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। मतलब संवादात्मक कार्य मतलब सूचनाओं को देना लेना, और संज्ञानात्मक कार्य कॉग्निटिव फंक्शन सोचना तर्क करना नई अवधारणाएं विकसित करना। अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने के लिए, और सामाजिक नियंत्रण समाज में नियंत्रण के लिए भी जो नियम परंपरा होती है उसको भी आगे अगली पीढ़ी को देने के लिए भाषा ही प्रयोग की जाती है। ये भाषा के सभी कार्य हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व। देखो, पाठ्यक्रम कोई भी हो, आपको अगर बच्चों को सिखाना है तो बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चे समझ जाएंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ हमें समझ में भी आ गया है। तो बिना भाषा के तो शिक्षण अधिगम तो हो ही नहीं सकता ना। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, पर इसमें लिखना क्या है वो देखते हैं। इस पेपर का मुख्य केंद्र यह है कि हर विषय विज्ञान, गणित, इतिहास को सीखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा क्यों चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में? विषय वस्तु को समझना, अभिव्यक्ति की क्षमता, अंतःविषय। मतलब भाषा हमारे पाठ्यक्रम में क्या करता है वो देखें। बिना भाषा के गणित के सूत्र या विज्ञान के सिद्धांत नहीं समझे जा सकते। बिना मतलब एकदम बेसलेस बात है कि बिना लैंग्वेज क्या पढ़ाया जाएगा तुम्हें, क्या तुम नोट्स बनाओगे, क्या तुम याद करोगे, नथिंग। तो विषय वस्तु को समझने के लिए, अभिव्यक्ति क्षमता के लिए, अगर तुम मान लो किसी तरह सीख भी गए कुछ ऐसे इशारों तुम लिखोगे क्या? अभिव्यक्त करने के लिए छात्र ने क्या सीखा, इसे व्यक्त करने के लिए भाषा की दक्षता चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अंतर विषय संबंध, भाषा विभिन्न विषयों के बीच एक सेतु कार्य करता है। अगर हम हिंदी अच्छे से सीख लेते हैं तो हिंदी भाषा में हम क्या क्या सीख सकते हैं, इतिहास सीख सकते हैं, भूगोल सीख सकते हैं, विज्ञान सीख सकते हैं। तो भाषा तो एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है ज्ञान अर्जन के लिए। ज्ञान तो बिना भाषा के हो ही नहीं सकता, ठीक है, अर्जित किया ही नहीं जा सकता। तो हमें पता है कि हमारे करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में भाषा इन 3 बिंदुओं की वजह से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो बहुत वजह से है, बिना भाषा के क्या ही कोई कर लेगा। पर आगे चलते हैं। कक्षा में भाषा, इस पॉइंट में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कक्षा में भाषा 2 मुख्य रूप होते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। पहला है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। इसमें चर्चा, वाद विवाद और प्रश्न उत्तर शामिल है। यह छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सोचने की प्रक्रिया तेज करता है। ठीक है, मौखिक भाषा, ओरल एग्जाम भी होता है हम लोगों का, तो वाइवा जो होता है उसमें हम वाद विवाद करते हैं, प्रश्न उत्तर देते हैं, और यह छात्रों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब बच्चा बता लेता है तो उसके मन में होता है कि हाँ मुझे मतलब आ रहा था, या आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। सोचने की प्रक्रिया को भी तेज करता है। अगर लिखते हैं तो आप सोच सोच के काफ़ी देर में लिखते हैं, लेकिन अगर आपको लगातार बोलना होता है तो वहाँ पे आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, और सोचने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है हमारी। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, नोट्स बनाना, निबंध लिखना और उत्तर लिखना, यह विचारों को व्यवस्थित करने और स्थायी बनाने में मदद करता है। लिखित भाषा जो है वो भी हमारे विचारों को स्थायी बनाने में और व्यवस्थित करने में मदद करता है। ठीक है, छठा पॉइंट जो है हमारा वो है भाषा और अधिगम। देखते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में भाषा का क्या योगदान है। पहली बात तो ज्ञान का निर्माण और विश्लेषण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। ज्ञान निर्माण, जैसे छात्र अपने पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को भाषा के माध्यम से जोड़ता है। विश्लेषण में जटिल समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में समझने के लिए भाषा का मानसिक उपयोग होता है। मूल्यांकन, शिक्षक भाषा के माध्यम से ही छात्र की समझ का आकलन करता है। मतलब शिक्षण अधिगम में तो भाषा चाहिए ही चाहिए होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आता है हमारे ही यूनिवर्सिटी द्वारा। B.Ed 4 सेम पेपर 1 VBSP यूनिट मुख्य परीक्षा में, मतलब मेनली इस चैप्टर से क्या पॉइंट्स है जो आपसे, पहली बात तो आप भाषा की परिभाषा अच्छे से पढ़ेंगे, भाषा का अर्थ और महत्व अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आता है भाषा में, पाठ्यक्रम में भाषा, लैंग्वेज इन करिकुलम। ठीक है, इसमें LSE की अवधारणा क्या है? एक माध्यम, भाषा हर विषय को सीखने का माध्यम है। भाषा को करिकुलम में रखने का सबसे बड़ा वो है कि भाषा जो है वो हर विषय को जोड़ती है, और भाषा से ही हम हर विषय समझ पाते हैं। जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, ये सब भाषा के माध्यम से ही सीखे जाते हैं। हर शिक्षक भाषा का शिक्षक होता है। कोई भी टीचर बिना लैंग्वेज को जाने, बिना अगर किसी को बोलना ही नहीं आएगा तो वो शिक्षक बन कैसे सकता है? बेसिक सी बात है। ठीक है, और भाषा तो कई प्रकार की होती है। गणित में तो अलग अलग सिंबल्स होते हैं। विषय विशिष्ट भाषा, विषय के अनुसार भाषा बदलती है। भाषाएं भी जो है वो विषय के अनुसार बदलती हैं। गणित में कई कई अक्षरों का अन्य प्रयोग होता है, कई कई सिंबल्स होते हैं, साइंस में होते हैं, विज्ञान में, तो वो सब भी इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरा होता है भाषा के कार्य, फंक्शन को अच्छे से समझना जरूरी है। LSE की सफलता भाषा के कार्यों पर निर्भर करती है। संवादात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तात्मक। जो अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, ज्ञान सोचने, तर्क करने और ज्ञान निर्माण के लिए संज्ञानात्मक वाला, और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए संवादात्मक के लिए, मतलब अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है।
बेसिकली भाषा का इंट्रोडक्शन है पूरा यूनिट फर्स्ट में। और इस यूनिट फर्स्ट में तुम्हें ये चीज़ पढ़नी है कि भाषा का कार्य क्या है, भाषा की परिभाषा महत्व क्या है, और भाषा पाठ्यक्रम में क्या स्थान रखता है, ये चीज़ पढ़नी है जो मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया है। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो यू कैन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।